नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रेजी की जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 21 नवंबर और 21 नवंबर को आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था जो कि आपका फर्स्ट वीक एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जो आपके 50 जी के जिसके प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकांश सरल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें इसका पीडीएफ है टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, साथ में जो टॉपिक्स वाइज जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं जैसे कि प्रमुख पुस्तक लेखक, इसके अलावा आत्मकथाएं, इसके अलावा आपका नृत्य उससे संबंधित कलाकार, वाद्य यंत्र उससे संबंधित कलाकार, सारे जो आपके इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स प्रश्न हैं उसको कल ही टेलीग्राम पे भेज दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आज का पीडीएफ भी। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सल्तनत काल में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो सल्तनत काल में सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवाने आरिज। तो इसका राइट आंसर आपका दीवाने आरिज हो जाएगा। लेकिन इसके जो प्रमुख होता, इसके प्रमुख इसका जो नेतृत्व करता उसे आरिज मुमालिक कहा जाता था। ठीक है, तो दीवाने आरिज सैनिक विभाग को कहा जाता, लेकिन इसका जो नेतृत्व करता होता या प्रमुख होता उसे आरिज मुमालिक कहा जाता था। इसके अलावा दीवानी रसालय धार्मिक मामलों का विभाग था, इसकी अध्यक्षता प्रमुख सदर ने किया था। इसके अलावा न्यायिक विभाग के प्रमुख काजी थे और दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों को क्या कहा जाता, तो इक्ता कहा जाता था। इसको भी याद रखिएगा, इक्ता कहा जाता। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, लक्षद्वीप हो जाएगा साक्षरता दर। इसके अलावा साक्षरता दर की जब हम लोग बात करते हैं पूरे भारत में, तो पूरे भारत में साक्षरता दर आपका किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो आपका केरल का है। ठीक है, वहाँ पर साक्षरता दर आपका 94 है तकरीबन लमसम में। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड स्थान पर आपका लक्षद्वीप आता है जो कि आपका एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप होगा। तीसरा स्थान पे आता है मिजोरम, चौथा पे आता है गोवा, पांचवा पे त्रिपुरा, छठा पे दमन और दीव, सातवां पे आपका अंडमान निकोबार, आठवां पे दिल्ली, नौवां पे चंडीगढ़ और आपका 10वां पे आता है पुडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बहमनी समाज का जो स्थापना है किस वर्ष हुआ था। ठीक है, वर्ष पूछा गया था आपसे, तो इसका राइट आंसर आपका 1347 हो जाएगा। बहमनी समाज का जो स्थापना है आपका 1347 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, कब किया था, 1347 ईस्वी में किया था आपकी बहमनी समाज की स्थापना। इसके अलावा अलाउद्दीन बहमन शाह को आपका हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन में हसन गंगू होगा, तो वो भी आपका राइट आंसर होगा। उसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र हुआ मोहम्मद शाह। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम पूछा गया था, तो अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसके लेखक आपके चाणक्य हैं। ठीक है, चाणक्य इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक की बात करते हैं तो इसमें आपका राजकौशल, आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है, कौटिल्य जिसे कि चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका विभिन्न प्रकार के नाम है, जैसे कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, चाणक्य हो गया, तीनों इन्हीं का नाम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में जो भी रहा होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे। ठीक है, तो आपसे वास्तुकार पूछा गया था, तो वास्तुकार की बात करते हैं तो डीपी धर। ठीक है, डीपी धर इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुआ था, तो शुरू हुआ था आपका 1974 से। ठीक है, चला था आपका 1979 तक। ठीक है, तो 1974 से 1979 तक आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था। इस पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो कृषि को, उद्योग को और खाने को प्राथमिकता है जो कि दिया गया था। इसके अलावा इस योजना का जो मसौदा है डीपी दर के द्वारा तैयार किया गया, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा इस योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वह आपका 1951 में शुरू होता है, 1956 तक ये आपका चलता है। ये जो योजना है आपका किस मॉडल पर आधारित था, तो हेडार्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसके साथ ही इस योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया, तो आपका कृषि और कृषि विकास को प्राथमिकता दिया गया था। इसके साथ ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये आपका 1956 में शुरू होता है और आपका 1961 तक चलता है। ये किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महाल नोविस मॉडल पर। इस पर किसको प्राथमिकता दिया गया, तो औद्योगिक विकास को प्राथमिकता है जो कि दिया गया था। और इस योजना के दौरान ही भारत के दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, इस्पात संयंत्रों का भी शुरुआत इस योजना के तहत है जो कि किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका स्थापना आपका राजा राम मोहन राय जी ने किया था। राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना आपका 1828 ईस्वी में किया था, यह बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जी ने इससे पहले आपका आत्मीय सभा का स्थापना किया था 1815 में। ठीक है, तो 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। यही आत्मीय सभा बाद में चलकर आपका ब्रह्म समाज में
परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कब होता है? तो 1828 में होता है। इसके अलावा राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। एवं 1829 में इन्हीं के प्रयासों से आपका जो सती प्रथा था, जो कुप्रथा था आपका चली आ रहा था विगत वर्षों से, उनको समाप्त इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, तो सती प्रथा का जो अंत होता है वो आपका 1829 में किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसके साथ ही ब्रह्म समाज तो हो गया, इसके साथ आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एक आपका आर्य समाज पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपका प्रार्थना समाज भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और भी समाज पूछे जा चुके हैं, उतना हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो आर्य समाज का स्थापना आपका दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने किया था आर्य समाज का स्थापना। इसके अलावा प्रार्थना समाज का स्थापना आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। प्रार्थना समाज का स्थापना आपका 1869 में होता है और आर्य समाज का स्थापना आपका 1875 में होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे समाज हैं जैसे कि याद तो आ नहीं रहा है, जैसे कि एक नौजवान सभा याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नौजवान सभा का जो स्थापना है आपका भगत सिंह के द्वारा किया जाता है, भगत सिंह। ठीक है, नौजवान सभा का स्थापना। इसके अलावा कहें तो भारतीय सेवक संघ का स्थापना भी याद रखिएगा, भारतीय सेवक संघ। ठीक है, भारतीय जो सेवक संघ है, भारतीय सेवक संघ का स्थापना आपका कौन करता है? तो भारतीय सेवक संघ का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है भारतीय सेवक संघ का स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऋग्वेद में कौन से देवताओं का उल्लेख है? में भी आपसे पूछा गया होगा कौन से देवताओं का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में से तो आपके 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, इसको याद रखना है। 33 देवी देवताओं में आपका सूर्या है, उषा है, अदिति है जैसी देवियों का वर्णन है। इसमें अग्नि को आर्शिषा, अपाद, घृतमुख, घृत, पृष्ठ, घृतलोम और आपका अर्चिलोम, ब्रह्मलोम कहा गया है। ठीक है, देवताओं की जब हम लोग बात करते हैं तो ऋग्वेद में सबसे जो प्रमुख देवता आपके इंद्र थे, ये आपके ऑप्शन में होगा ही होगा। इसके अलावा ऋषि कश्यप और देवी अदिति भगवान इंद्र के माता पिता थी। भगवान ब्रह्मा भी आपके ऋग्वेद में प्रचलित हैं, तो भगवान ब्रह्मा भी होगा। भगवान इंद्र सभी प्राणियों में सबसे मजबूत और सभी योद्धाओं में सबसे महान, जो बुरी ताकतों के खिलाफ देवताओं और मानव जाति को शिक्षा प्रदान करता है। तो एक तो आपका ब्रह्मा होगा, दूसरा आपका इंद्र होगा, अगर आपका अग्नि भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये तीनों का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन एक जो ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है वही आपका राइट आंसर था। उसका क्या राइट आंसर था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हो सकता है उसका आंसर मैं दे पाऊँ। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 45 में क्या है? ठीक है, तो अनुच्छेद 45 की जब हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 45 जो है वो कहता क्या है कि सभी बच्चे को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 इससे संबंधित है। इसके अलावा इसके बाद अनुच्छेद 44 की जब हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद जो 44 है वो आपका भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 48A, यहाँ पर हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को ही देख रहे हैं, सारे अनुच्छेद को नहीं देख रहे हैं। तो अनुच्छेद जो 48A है वो आपका पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 50 की बात करेंगे तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो ये घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A आप लोग को मालूम ही होगा, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है वह है क्रिकेट में लेग ऑफ स्पिन को क्या कहते हैं? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए लेग ऑफ स्पिन को आपका लेग स्पिनर को गूगली कहा जाता है। ठीक है, क्रिकेट में विभिन्न प्रकार की गेंदबाजी है। मानक लेग ब्रेक डिलीवरी के विपरीत होता है। गूगली लेग से घूमता है, दाएं हाथ के बल्लेबाज के पास जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया था आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया आपका कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचित हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग मूल संविधान की बात करते हैं तो उसमें आपका 395 अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेदों की संख्या आज भी 395 ही है। इसके अलावा अनुसूची की बात करते हैं तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या आपका 8 था, यानी कि शेड्यूल। इसके अलावा आपका 22 भाग था। ठीक है, 22 भाग था। इसके बाद बात करते हैं, ये तो मूल संविधान का बात हुआ, लेकिन हम लोग जब वर्तमान समय के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो आर्टिकल तो आपका 395 है, अनुसूची आपका हो गया है 8 से 12 और आपका जो भाग था 22 से
बढ़कर आपका हो गया है 25। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो जीएसटी की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसके लिए 2016 में एक संविधान संशोधन किया गया था जो कि 101वां संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ था। तो 101वां इसका राइट आंसर होगा। जीएसटी की 4 बुनियादी दर संरचना है, 5% है, 12% है, 8% है और आपका 28% है। इसके अलावा जीएसटी जो लागू हुआ था भारत में आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। लेख जीएसटी परिषद का गठन से संबंधित अनुच्छेद को याद रखिएगा 279A। इसके अलावा जीएसटी लागू करने वाला पहला देश की बात करते हैं तो 1954 में आपका फ्रांस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है पर्युषण जो पर्व है किस महीने मनाया जाता है। तो जो पर्युषण जो पर्व है ये तो फ्रेंड्स आपका पहली बात तो कौन सा पर्व है, तो जैन पर्व है। ये जो जैन त्यौहार है वो आपका 10 दिवसीय त्यौहार है चिंतन और त्याग का। ये श्वेतांबर और दिगंबर जैन दोनों समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये त्यौहार कैलेंडर हिंदू कैलेंडर के अनुसार की बात करते हैं तो भाद्रपद यानी कि अगस्त और सितंबर के महीने मनाया जाता है। अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा होगा तो भाद्रपद राइट आंसर होगा, लेकिन अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार पूछा होगा तो अगस्त और सितंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा 2023 में ये जो त्यौहार है आपका 12 सितंबर 2023 को 12 सितंबर 2023 से 20 सितंबर 2023 तक है जो कि मनाया गया है। अगला है विट्ठल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। विट्ठल की जब हम लोग बात करते हैं तो जो विट्ठल हैं, अगर विट्ठल कोई व्यक्तिगत नाम पूछा गया होगा तो एक आपके डॉक्टर भारती विट्ठल हैं, एक आपका डॉक्टर विट्ठल है। ये दोनों क्या है, दंपति हैं और ये कुचिपुड़ी नर्तक हैं। ठीक है, तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर होगा अगर व्यक्तिगत पूछा गया होगा तो। ठीक है, कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या था। हंगर इंडेक्स 2023 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड वाइड और वेल थुंगर हिल्फ के द्वारा। ठीक है, संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे कहते हैं 2023 में भारत का स्थान 125 देशों में आपका 111 था। ठीक है, तो 111 इसका राइट आंसर होगा। अगला है लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम और किस संसाधित प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात आपका है वो आपका है दमन और दीव का। ठीक है, दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम है 533 है। वहीं पर पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 1176। ठीक है, वहीं पर भारत के विषय में बात करते हैं तो भारत का जो लिंगानुपात है आपका कितना है, तो 943 है। लिंगानुपात के विषय में आप लोग तो भारत का लिंगानुपात फ्रेंड्स 943 है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात का तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका राज्यों में बात करते हैं तो ये आपका केरल का है। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम, केरल का सबसे ज़्यादा। अगला आपका है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ जो आपका विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक थे सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब किया था, तो ये आपका 1875 में किया था। इसे मूल रूप से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी जब स्थापना हुआ था तो इसका नाम आपका था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका नाम 1920 में परिवर्तित करके अलीगढ़ मुस्लिम अधिनियम के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो एफडीआई का जो पूर्ण रूप होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यक्तियों या विदेशी कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को एफडीआई कहा जाता है। अगला आपसे जीडीपी का घटक पूछा गया था। तो जीडीपी का घटक यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की जो गणना करते हैं हम लोग उस समय आपका उपयोग किया जाने वाला 4 महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि पहला तो शुद्ध निर्यात हो गया, एक आपका सेवाएं और वस्तुओं पर सरकारी खर्च, दूसरा व्यवसायों के द्वारा किया गया निवेश और आपका चौथा घरों द्वारा किया गया उपभोग। ठीक है, तो इनमें से 3 ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। युवा दिवस है की बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है। पहली बात तो ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। इसके बाद बात करेंगे किसकी जयंती पर, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जो जयंती है आपका यानी कि जन्म है आपका 12 जनवरी 1863 को हुआ था। यह एक भारतीय हिंदू साधु के रूप में हुआ था। वो 19वीं शताब्दी
के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, तो 1984 में पहली बार भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की थी। तभी से पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शकूर खान की जब हम लोग बात करते हैं तो ये संबंधित है आपका सारंगी से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सारंगी होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन तो आपका तबला से संबंधित है, लेकिन शकूर खान आपके सारंगी से संबंधित है। लेकिन घराना की बात करते हैं तो किराना घराना से इनका संबंध है, जो उस्ताद अब्दुल आयुद खान के भतीजे और छात्र थे। ठीक है, ये सभी का जो आपका इंपॉर्टेंट जितने भी आपके वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं सभी आपको टेलीग्राम पर दिया गया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं, सारंगी से बात करते हैं तो आपके शकूर खान हो गए, पंडित राम नारायण हो गए, रमेश मिश्र हो गए, सुल्तान खान हो गए, इन सभी का संबंध आपकी सारंगी से है। उसी प्रकार संतूर से आपके पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए, भजन सोपारी हो गए, बांसुरी से आपके हरि प्रसाद रसिया हो गए, पन्नालाल घोष हो गए, तबला से जाकिर हुसैन हो गए, अल्लाह रखा हो गया, शबीर खान हो गए, पंडित किशन महाराज हो गए, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष हो गए। ठीक है, इसी प्रकार करके आपको सेम टू सेम PDF दिया गया है टेलीग्राम पे, जाके एक बार उसको रीडिंग डाल लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मृदंग से है, मेडोलिन से है, पखावत से है, सुरभार से है, गिटार से, क्योंकि ये सभी अभी तक पूछा नहीं गया है। घटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़िएगा। घटम से संबंधित आपके TH विनायकरम है एवं EM सुब्रमण्यम है। मृदंगम से आपके KV प्रसाद हैं, HV राजा हैं, उमल या पूरम शिवरमन है। मेडोलिन से आपका U श्रीनिवास है, पखावत से आपके तोता शर्मा है, सुरभार से अन्नपूर्णा देवी है, गिटार से ब्रजभूषण कावरा है। ठीक है, सभी को आप लोग को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कुणबी नृत्य। कुणबी नृत्य किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो कुणबी नृत्य की बात करते हैं तो इसका संबंध आपका गोवा से है। यह प्रश्न आपका रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो गोवा में एक समुदाय है कुणबी समुदाय, एक आदिवासी समुदाय है, उसी के द्वारा ये नृत्य है जो कि किया जाता है, तो राइट आंसर होगा। अगला है विलासनी अट्टम से संबंधित प्रश्न आपको आया था, लेकिन क्या आया था कन्फर्म नहीं है। एक लोग कह रहे थे विलासनी अट्टम से प्रमुख कलाकार का नाम पूछा गया था, इसके अलावा कह रहे थे विलासनी अट्टम किस राज्य का है या किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए कलाकार के विषय में तो हमको उतना आइडिया नहीं है कि विलासनी अट्टम के कौन कौन से कलाकार हैं। अगर आप ऑप्शन बताइएगा तो हो सकता है इसका आंसर देने का प्रयास करें, लेकिन जो विलासनी अट्टम है, नाट्यम है, ये तो पहली बात एक लोक नृत्य है जो कि आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश में मात्र एक ही शास्त्रीय नृत्य होता है जो कि आपका कुचिपुड़ी होता है। तो मे भी आपका विलासनी जो नाट्यम है आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है सैफ चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो सैफ चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं तो ये अपने देश भारत में आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत में भी कहाँ? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। तो वहाँ पर आपका आयोजित होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इसका जो चैंपियनशिप भारत में आयोजित होता है आपका 2023 में, ये विजेता बनता है कौन? विजेता बनता है भारत, विजेता बनता है भारत, उपविजेता बनता है कुवैत। इसको भी याद रखिएगा, ये भारत का 9वां खिताब था जो कि सर्वाधिक अभी तक का सर्वाधिक बार जीता गया खिताब है। अगला है एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे डैश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, जिससे वह सफल होने पर मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करना बंद कर देता है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि एक व्यक्ति बिना किसी विधानमंडल का सदस्य हुए कितने माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है? तो ये 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। ठीक है, अगर आपका भी उतना पहुँच है तो आप भी 6 महीने तक बिना विधानमंडल के सदस्य हुए मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीने के भीतर विधानमंडल यानी कि जिस राज्यों में विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, या जिस राज्य में से विधानसभा है उसका 6 महीने के अंदर आपको सदस्य बनना ही होगा। अगर सदस्य आप नहीं बनते हैं तो आपको मुख्यमंत्री का पद से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री क्या, मंत्री भी आपको बनाया जा सकता है, लेकिन वही है 6 महीने तक आपको करना होगा, सदस्य बनना होगा। इसका जो संविधान में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, मंत्री राज्यपाल के अनुसार अपने पद पर धारण करेंगे। वहीं पर अनुच्छेद 164 का जो सब क्लॉज 4 है उसके अनुसार कहा गया है कि एक मंत्री जो 6 महीने तक विधायिका का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा, इसको भी आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके बिंबावती देवी के बारे में। ठीक है, पूछा गया कि बिंबा जो वती देवी हैं उनका संबंध आपका किस नृत्य से है? बिंबावती देवी
तो बिंबावती देवी की जब हम लोग बात करते हैं तो इनका संबंध आपका मणिपुरी नृत्य से, मणिपुरी जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है तो उससे संबंधित है आपका, ठीक है। इसके अलावा बिंबावती देवी की जब हम लोग बात कर ही लिए हैं तो इनके माता पिता की बात कर लेते हैं। इनके जो माता हुए वो भी प्रमुख मणिपुरी नर्तक हुए, इनके जो पिता हुए वो भी आपके प्रमुख मणिपुरी नर्तक हुए। तो सवाल बनता है कि इनके माता कौन थे और इनके पिता कौन थे। तो इनके माता का नाम था आपका कलावती देवी, ठीक है, कलावती देवी जो कि एक मणिपुरी नर्तक थी। इसके अलावा पिता कौन हुए, पिता के बारे में आप लोग जानते होंगे, विपिन सिंह, ठीक है, गुरु विपिन सिंह। इनका भी संबंध आपका मणिपुरी नृत्य से ही था। तो गुरु विपिन सिंह के माता हुए कलावती देवी, पिता हुए विपिन सिंह, और तीनों का संबंध आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से ही है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो और क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 2022 में कहाँ पर मेट्रो की स्थापना की थी। तो इसका हो सकता है राइट आंसर आपका नागपुर हो, कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ नागपुर हो सकता है, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल जो पुस्तक है वो दोस्तों लिखा गया है मुल्क राज आनंद जी के द्वारा, ठीक है, मुल्क राज आनंद जी के द्वारा अनटचेबल पुस्तक लिखा गया है, मुल्क राज आनंद। तो इसका राइट आंसर होगा। पुस्तकों के बारे में भी आपको PDF दिया गया है टेलीग्राम पर, जो लोग पढ़े थे वो लोग इसका आंसर जरूर कर पाए होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं आप लोग जाकर, एग्जाम है अगला तो आप लोग जाकर इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हरित क्रांति की बात करते हैं, एक हरित क्रांति से भी संबंधित प्रश्न आया। तो हरित क्रांति की बात करते हैं किस फसल से संबंधित था, तो गेहूं और चावल से संबंधित था। तो हरित क्रांति गेहूं और चावल इसका राइट आंसर होगा, अगर आपके ऑप्शन में गेहूं चावल था तो, ठीक है। इसके अलावा विष्णुगुप्त ने कौन से पुस्तक लिखी, तो अर्थशास्त्र के बारे में हमने आपको बता दिया। एक था भगत सिंह ने असेंबली में 1929 में बम क्यों फेंका था, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा भगत सिंह ने 1929 में दिल्ली का जो असेंबली हो रहा था उसमें बम फेंका था। क्यों फेंका था, तो उनका मकसद था भरे को सुनाना, यानी कि अंग्रेज़ों को अपने अधिकार को, उनका क्या अधिकार है उसके बारे में बताना था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ था उसके अनुसार सही आंसर हो सकता है। आप लोग बताइएगा कि भगत सिंह के बारे में क्या ऑप्शन दिया गया था। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए थे। आशा करते हैं आपको सवाल पसंद आए होंगे, ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।